ब्यूरो का एक रीजनल ऑफिस होता है, वो ब्यूरो के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होता है। जो ओईसी है वो गवर्नमेंट सेक्टर में एक लाइसेंस होल्डर रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जो गवर्नमेंट ओन्ड रिक्रूटिंग एजेंसी है। तो वो एक तरह का आप उसको सेमी गवर्नमेंट इदारा भी कह सकते हैं, जो ऑफिशियल सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर में जो डिमांड वगैरह आती हैं ज़्यादातर उनको प्रोसेस करती है। ये गवर्नमेंट की अपनी रिक्रूटिंग एजेंसी है। फिर इसमें एक ओपीएफ है। ओपीएफ जो है, जो वेलफेयर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो ओपीएफ डील कर रहा होता है। उसमें वेलफेयर फंड होता है। फिर आगे इसी में आपको हम मज़ीद डिटेल में बताएंगे अगली स्लाइड। हाँ, ये स्टार्ट का आप देख सकते हैं। मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री के अंडर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, ओईसी है, ओपीएफ है और सीडब्ल्यूएज हैं, कम्युनिटी वेलफेयर अटैचेज हैं, जो पाकिस्तानी एम्बेसीज में मौजूद होते हैं। ठीक है, ठीक है सर। ये प्रोटेक्टरेट 7 नहीं अब ये 9 हो गए, क्यों? जी जी। और 2 कहाँ नए बने हैं? सियालकोट और टीजी खान। अब हम आ जाते हैं प्री डिपार्चर पे। पाकिस्तान में चूंकि वो मिक्स करके करते हैं तो वो आपको पहले वाली ज़्यादा बड़ी लगी होगी, और जो एक्चुअल जिस पर फोकस फिजिकली कर रहे होते हैं वो थोड़ी शार्ट लगेगी। प्री डिपार्चर में सिर्फ डिपार्चर के टाइम जो चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट होती हैं उन चीज़ों को कवर किया जाता है। आप हमारे कंटेस्ट में इसको प्री डिपार्चर फेज भी कह सकते हैं, यानी वो ब्रीफिंग या ओरिएंटेशन जो प्री डिपार्चर फेज से रिलेटेड होती है। अब प्री डिपार्चर फेज में आपने अगर ये तब आता है जब आप एक जॉब सेलेक्ट कर चुके होते हैं, आपको वीज़ा मिल चुका होता है, आपकी टिकट बुक हो चुकी है और आपने जाना है। तो ये जो फेज होता है इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो इस सेक्शन में हम कवर करते हैं। इसमें प्री डिपार्चर रिक्वायरमेंट्स हैं। अब प्री डिपार्चर रिक्वायरमेंट्स में जैसे आपने जाना है तो आपके लिए एयर टिकट की ज़रूरत होती है, वीज़ा की ज़रूरत होती है। उसके अगर वीज़ा आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है तो उस पर प्रोटेक्टर की ज़रूरत होती है। यहाँ मैं थोड़ा प्रोटेक्टर को वाज़ेह कर दूँ कि जो प्रोटेक्टर कराने का कंसेप्ट है, अक्सर उससे लोग कन्फ्यूजन होते हैं कि प्रोटेक्टर होता क्या है। जब भी आप जॉब के लिए बाहर जाएंगे या किसी और ऐसे वीज़े पे बाहर जाएंगे जिसमें आपके पास वहाँ जाके जॉब करने का राइट हो, और उस राइट चूँकि आपके पास राइट होता है वहाँ जाके आप किसी वक्त भी उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके पास स्टूडेंट वीज़ा भी ऐसे होते हैं जिनके साथ आपके पास जॉब का राइट भी होता है, तो उनके लिए प्रोटेक्टर करवाना ज़रूरी होता है। जो हम प्रोटेक्टर कहते हैं वो बेसिकली एक रजिस्ट्रेशन होती है प्रोटेक्टर ऑफिस में। आपका जो एग्रीमेंट है वो रजिस्टर्ड होता है और उस पर प्रोटेक्टर की स्टैंप और सिग्नेचर्स होते हैं। आपके पासपोर्ट पे भी पहले स्टैंप होती थी, अब हम एक बारकोड बेस्ड एडिसिव स्टिकर लगाते हैं। तो बेसिकली इसको, ये जो अब स्टिकर लगाते हैं और पहले स्टैंप लगाते थे, इसको कहते हैं प्रोटेक्टर करवाना। तो प्री डिपार्चर रिक्वायरमेंट्स में आपका वीज़ा आ गया, और क्या होगा? पासपोर्ट हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस हो गई। जब आप प्रोटेक्टर करवाएंगे तो इंश्योरेंस, ओपीएफ की मेंबरशिप, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। फिर आपके पास क्या चीज़ आ गई? मोस्ट इम्पोर्टेंटली फॉरेन सर्विस एग्रीमेंट। फॉरेन सर्विस एग्रीमेंट। ये प्री डिपार्चर में इसलिए ज़रूरी है कि ये अपने अपने साथ रखना है, क्योंकि वो जो एग्रीमेंट होता है जिसको फॉरेन सर्विस एग्रीमेंट या एफएसए कहते हैं, वो जो पहले आपको बताया था कि एम्प्लॉयर ने पावर ऑफ अटॉर्नी दी होती है रिक्रूटिंग एजेंसी को रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पाकिस्तान में मुकम्मल करने के लिए, उसी अथॉरिटी के बेस पे एम्प्लॉयर के बिहाफ पे वो रिक्रूटमेंट एजेंसी इस फॉरेन सर्विस एग्रीमेंट पे साइन करती है, उसका मालिक होता है। तो ये इसमें आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं कि आपकी सैलरी कितनी है, आपकी रिहाइश का क्या होगा, आपके खाने का क्या होगा, मेडिकल का क्या होगा, आपके वर्किंग आवर क्या होंगे, ये सारी डिटेल्स उसके अंदर मौजूद होती हैं। कुछ कंट्रीज में ये होता है कि वहाँ ऑफिशियली जो एग्रीमेंट चलते हैं, जैसे सऊदीया में है, वो अरबिक लैंग्वेज में चलते हैं। यहाँ से जब आप एग्रीमेंट लेके जाते हैं तो वो फिर एक अपना एग्रीमेंट भी करवाते हैं।
उस वक्त अगर ये एग्रीमेंट आपके पास मौजूद होता है तो ये बड़ा ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि जब आप उस एग्रीमेंट पे साइन करते हैं तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस इसके मुताबिक उसमें कंपैरिजन करके फिर उसको साइन करें। अगर उसमें कोई डिफरेंस आता है तो आप उस पर अपना क्लेम कर सकते हैं कि नहीं मुझसे ये एग्रीमेंट साइन करवाया गया है। तो इसलिए जो फॉरेन सर्विस एग्रीमेंट है उसको प्री डिपार्चर फेज में अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी है। अगली स्लाइड में इसमें मजीद हम आपको डिटेल बताएंगे। वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये भी बड़ा ज़रूरी है। वीज़ा आपका वैलिड होना चाहिए, पासपोर्ट भी वैलिड होना चाहिए। अक्सर कंट्रीज़ में एंट्री के लिए जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है वो वीज़ा देते वक्त वो देखते हैं अमूमन 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए। कुछ ममालिक में 3 महीने का भी ले लेते हैं, लेकिन जो हमारे ज़्यादातर गल्फ ममालिक हैं उनमें ये होता है कि आपका पासपोर्ट जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी वैलिडिटी जो है वो कम से कम 6 महीने एडवांस तक होनी चाहिए। 6 महीने वीज़ा लगने के बाद तक वैलिड होना चाहिए। और बाज़ बात ये होता है कि आपके 3 या 4 महीने रहते होते हैं तो उस सूरत में ये करते हैं कि एक पहले से ही पासपोर्ट बनवा लेते हैं और उसको उसके साथ भेजना होता है। फिर प्रोटेक्टर की जो रजिस्ट्रेशन है उसकी वैलिडिटी पहले 30 दिन तक होती थी। जब आप रजिस्टर्ड हो जाते थे तो 30 दिन के अंदर आपने जाना होता था। अगर आप नहीं जा सकते थे तो उसको भी रिवैलिडेशन करवाना पड़ती थी। लेकिन ये बाद में अमेंडमेंट हुई और अब इसको हमने अटैच कर दिया है आपके वीज़ा के साथ। जब तक आपका वीज़ा वैलिड होगा तो प्रोटेक्टर की रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगी। अगर किसी वजह से आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया तो वीज़ा रिन्यू हो जाता है। जब वीज़ा रिन्यू करवाएंगे तो प्रोटेक्टर को भी रिन्यू कराना होगा, उसकी कोई फीस नहीं होती, उस पर दोबारा एक स्टैंप लग जाती है कि ये हमें रिवैलिडेट कर दिए। फिर प्री डिपार्चर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का साथ रखना ज़रूरी है। जिस तरह हम FSA का कह चुके हैं, ओरिजिनल पासपोर्ट लाजमी होना चाहिए, वीज़ा अपना पास रखें, उसके बाद जो अपने ज़रूरी कागजात हैं, डिग्रीज़ हैं और इस तरह की चीज़ें हैं, FSA हो गया, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने चाहिए। अगले प्रेजेंटेशन में उसकी फर्दर डिटेल भी अलग डॉक्यूमेंट वाइज में देंगे। फिर रिटेनिंग ऑफ कापीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद फैमिली मेंबर्स, ये बड़ा ज़रूरी है। उसमें जो मैं 1.5 साल खुद भी ब्रीफिंग करता रहा तो मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर देता था कि जब आप जाते हैं तो कुछ चीज़ें घर वालों को भी दे के जाएंगे। और उसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो आपका जो इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट है उसकी एक कापी अपने घर वालों को लाजमी दे के जाएं। अक्सर ये होता है कि वो जो इमिग्रांट होता है वो ओरिजिनल अपने साथ लेके गया और वहाँ अगर खुदा न खास्ता डेथ हो गई तो वो उसका कोई रिकॉर्ड पीछे नहीं मिलता और वो फैमिली को काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इंश्योरेंस सर्टिफिकेट की कापी और ख़ासकर जो उसमें आपने नॉमिनेट किया होता है नेक्स्ट ऑफ किन, उसको लाजमी दे के दें। अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कापी फैमिली को लाजमी दें और ख़ासकर जो एम्प्लॉयर है उसकी डिटेल फैमिली को लाजमी देनी चाहिए, उसका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस और इस तरह की चीज़ें। फिर उसके बाद प्री डिपार्चर में आपके पास टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ जॉब को समझना बहुत ज़रूरी है। अपने एग्रीमेंट को बहुत अच्छी तरह पढ़ के समझ लें कि आपकी ड्यूटी कितने घंटे होगी, सैलरी क्या होगी, कहाँ किस ड्यूटी स्टेशन पे काम करना होगा, कौन सा ट्रेड होगा, ये सारी चीज़ें उस फॉरेन सर्विस एग्रीमेंट के अंदर मौजूद होती हैं। फिर प्री डिपार्चर स्टेज पे जो ग्रीवेंस रिडर्सल का सिस्टम है वो जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप जाते हैं और आपको वहाँ जाके कोई प्रॉब्लम आती है तो किस सूरत में आपने किससे रब्ता करना है। बस कर आप जाते हैं और आपको आगे एयरपोर्ट पे कोई रिसीव करने नहीं आता तो उस सूरत में आप क्या करेंगे। आपके पास रिक्रूटिंग एजेंसी की डिटेल्स होनी चाहिए, रिक्रूटिंग एजेंसी रब्ता नहीं करती, प्रोटेक्टर की डिटेल्स होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर्स होने चाहिए, ब्यूरो के कॉन्टैक्ट नंबर्स होने चाहिए, वहाँ जो पाकिस्तानी सफारतखाना है उसके कॉन्टैक्ट नंबर्स होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें प्री डिपार्चर फेज से रिलेटेड है और ये जाने से पहले अपनी बात करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप प्रोटेक्टर करवा लेते हैं तो कुछ चीज़ें नॉर्मली अक्सर लोग नहीं चेक करते और जब एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं, क्योंकि जब हम प्रोटेक्टर ऑफिस में होते हैं दिन में सैकड़ों की तादाद में प्रोटेक्टर हो रहे होते हैं, तो हफ्ते 2 हफ्ते या महीने में एक आध केस ऐसा ज़रूर आ जाता है कि उसमें जो उसकी सिग्नेचर्स हैं या उस पर एम्बॉसिंग होनी थी या उसमें से कोई चीज़ मिस हुई होती है, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पे चेक होता है तो फिर उस बेचारे की फ़्लाइट मिस हो सकती है। तो इसलिए ब्रीफिंग अफसर के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जब वो पासपोर्ट वापस होते हैं, डिलीवर कर रहे होते हैं,
उस वक्त इमरान साहब को पता है, हम अक्सर पूछते थे कि एक दफ़ा इसको हाथ लगा के चेक कर लें पेज को कि इस पर एम्बॉसिंग हुई हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि वो अगर नहीं होती तो फिर एयरपोर्ट से वापस आना पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें उस वक्त चेक करना बहुत ज़रूरी है कि उस पर आपका पासपोर्ट नंबर ठीक लिखा हो। आजकल जो कि स्टिकर सिस्टम आ गया है तो उसमें पासपोर्ट नंबर आता है, तो ये भी एक आध केस मेरे पास आया था कि जी उस पर पासपोर्ट नंबर गलत लिख दिया गया था। तो अगर आप उसी वक्त उसको ठीक करा लेते हैं, वरना आपको फिर अपने इलाके से दोबारा चक्कर लगाना पड़ेगा या फ्लाइट भी मिस हो सकती है। तो ये जाने से पहले जो प्रोटेक्टर की रजिस्ट्रेशन की चीज़ें हैं, जिस तरह सिग्नेचर्स हैं और उसके स्टिकर के कंटेंट्स हैं, वो आप अच्छी तरह उसको पढ़ लेना चाहिए। वो करेगा क्या चीज़? कंपोज करना है ये हाँ, ये प्रोटेक्टर ऑफिस में होती है। ये बेसिकली स्टैम्प होती है जो प्रोटेक्टर के स्टिकर के ऊपर लग जाती है, जो वैसे नजर नहीं आती, आप हाथ लगाते हैं तो वो कुकड़ी हुई नजर आती है। ये प्रोटेक्टर जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके पासपोर्ट के एक पेज पे आजकल हम एक स्टिकर लगाते हैं जिसका आपका वीज़ा पेस्ट होता है वर्कर का, उस पर हम आजकल एक वीज़ा की तरह स्टिकर पेस्ट करते हैं जिसपे प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट को ऑथराइज प्रोटेक्टर है उस ऑफिस का, उसके सिग्नेचर होते हैं। उसी ऑफिस में एक एम्बोसिंग मशीन होती है उस पर इसमें एक चीज़ और बड़ी ज़रूरी है कि ये जो प्रोटेक्टर वाला पेज होता है इसकी कापी घर वालों को लाजमी देनी चाहिए, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन की डिटेल होती है और फिर उस रजिस्ट्रेशन नंबर से फिर आपका पूरा रिकॉर्ड निकलता है कि मतलब कब रजिस्टर्ड हुआ था, इसका एफएसए कहाँ है, वो सारी चीज़ें अगर कोई क्लेम आपने करना हो तो उसके लिए ज़रूरी होती है। हाँ जी सर, अगर इजाज़त होता है वजाहत कर दूं सर? जी 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 प्लीज़। सर, जैसे आप जनाब ने फरमाया है कि अपने इलाके से आप उसको दुरुस्त करवा लें, इसमें होता है ऐसे है, ये जो हमारे प्रोटेक्टर ऑफिस है मुल्क के अंदर 9 है। 2 तरह के वीज़े, जैसे कि इज़्ज़त माफ़ सफदर साहब ने बताया है कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है और एक होता है ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के ज़रिए। हम जब ये लाइसेंस ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन देती है तो उस एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर बताता है कि हमारे जो रीजनल ऑफिस हैं मैंने किसके अंडर काम करना है। जिस तरह टैवटा की जूरिडिक्शन है, पंजाब में हेड है टैवटा, उसके आगे डीएम बैठे हैं, आगे उसके जेडएम जोनल मैनेजर बैठे हैं, तो ताकि वो टेक्नोलॉजी कॉलेजेस, टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर उनकी सुपरविजन में काम करते हैं, उनके अंडर काम करते हैं। इसी तरह जो हमारे प्रोटेक्टर्स हैं ये मुल्क के अंदर 9 हैं, इनकी जूरिडिक्शन है। जब वीज़ा आपका आएगा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के पास, वो जिस जूरिडिक्शन में है वो वहाँ से आपको प्रोटेक्टर करवा के दे देगा। उसके लिए रेजिडेंस कहाँ की है उसके लिए कोई शर्त नहीं होती। जब आप अपने सोर्स से डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए वीज़ा मंगवाते हैं तो उसके लिए आपको हमारी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा कि मैं उकाड़ा का रहने वाला हूं तो मुझे कौन सा प्रोटेक्टर मेरा कंसर्न है, मेरी जूरिडिक्शन किस प्रोटेक्टर की है। तो वो आप देखेंगे कि ये लाहौर प्रोटेक्टर है, आप लाहौर का ही होगा। ये नहीं है कि आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, आप देखते हैं कि यार ये पिंडी भी प्रोटेक्टर, में पिंडी चला जाऊँ। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के अंदर जूरिडिक्शन लागू होगी, उसी से आपका प्रोटेक्टर होगा, उसी से ही आपका मामला होगा एम्प्लॉयमेंट्स का। अगर आपका ओईपीसी है फिर उसके लिए जहाँ ओईपी का ऑफिस है जिसके अंडर वो काम कर रहा है वो वहाँ से आपको करवा के देगा। तो ये इस हवाले से ज़रूरी है, ये नहीं है जिस मर्जी प्रोटेक्टर में आप चले जाएं, आपने डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में अपनी जूरिडिक्शन ज़रूर देखनी है। थैंक यू। मैं जो समय आपको बता रहा था वो ये बता रहा था कि जब आपको प्रोटेक्टर हो चुका है और आपने उसको चेक नहीं किया, तो जब आप घर चले जाते हैं वही पासपोर्ट लेके और घर में चेक करते हैं, तो फिर आपको दोबारा या उस रिक्रूटिंग एजेंसी के पास आना पड़ेगा या जिस प्रोटेक्टर से आपने प्रोटेक्टर करवाया है वहाँ जाना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें जर्नी रिक्वायरमेंट है, हम ऑलरेडी काफ़ी बता चुके हैं कि एयर टिकट वगैरह। हाँ, वेट ऑफ लगेज, हर एयरलाइन का एक मखसूस वेट उन्होंने अथराइज किया होता है। उस वेट से ज़्यादा अगर आप लगेज लेके जाते हैं तो उसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है। तो प्री डिपार्चर फेज में ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपना जो लगेज है उसको एक ख़ास लिमिट के अंदर रखें। अगली प्रेजेंटेशन में फिर हम इसकी फर्दर डिटेल ज़्यादा आपको फिर बताएंगे। उसके बाद कौन सी चीज़ें आप लेके जा सकते हैं उस कंट्री में और कौन सी नहीं लेके जा सकते, ये कंट्री वाइज वेरी करती हैं और उसकी डिटेल्स होना भी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर जो चीज़ें हैं जैसे कोई असला है, कोई और आतिशगीर मादा है और कोई नशावर चीज़ है, इस तरह की चीज़ें अक्सर ममालिक अलाउ नहीं करते। हाँ, सज़ा में मुख्तलिफ ममालिक में फ़र्क होता है, कुछ में मौत तक की सज़ा है, कुछ में जेल है, ये कंट्री टू कंट्री पर वेरी करती है। फ्लाइट शेड्यूल देखना बड़ा ज़रूरी है कि आपका जो फ़्लाइट है वो कितने बजे की है और उसको एक दफ़ा जाने से पहले कंफर्म करना बड़ा ज़रूरी है, और एयर टिकट वगैरह अपने पास रखना बहुत ज़रूरी है। जो
जैसे आजकल कोरोना है तो कोरोना की सूरत में कोरोना की टेस्टिंग वगैरह बड़ा ज़रूरी है। उसकी रिपोर्ट एयरपोर्ट पे साथ लेके जाना होती है, वहाँ पे चेक होती है, उसके बगैर आपको बोर्डिंग नहीं देंगी। इसके अलावा कुछ कंट्रीज में पोलियो वगैरह की वैक्सीन भी ज़रूरी होती है, वो कंट्री टू कंट्री पे वेरीफाई है। ये भी एक्सप्लेन कर चुके हैं वैक्सीनेशन कोरोना टेस्टिंग। और इसमें जो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि किसी दूसरे आदमी की जिसको आप नहीं जानते, या अगर जानते तो है तो अभी उससे कोई आपकी शनासाई हुई है तो कोई ऐसी चीज़ उससे लेके अपने लगेज में ना रखें कि जो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम का बायस हो सके। तो अक्सर ये होता है कि खासकर जो गल्फ कंट्रीज़ हैं कि वो कोई चीज़ की सीमित और बाद में फिर पता चला है कि उसमें कोई नार्कोटिक्स और वो चीज़ निकली और उसकी बड़ी सख्त सज़ा होती है। तो इसलिए जिस शख्स को आप थारोली शुरू से जानते नहीं है, कोई चीज़ उसकी अपने सामान में ना रखें। पोस्ट अराइवल जो चीज़ें डेस्टिनेशन कंट्री में पहुंचने के बाद होती हैं उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, अब मैं थोड़ी स्पीड बढ़ाऊंगा क्योंकि पोस्ट अराइवल फेज में आपके लिए ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि उस मुल्क के अंदर सोशल, कल्चरल और मॉरल नॉर्म्स क्या हैं। आपने उस कल्चर के अंदर रहना होता है और उसका एहतराम करना होता है। फॉर एग्जांपल आप सऊदीया जाते हैं और ख़ातून हैं तो सऊदीया का एक ख़ास कल्चर है और उसके मुताबिक वहाँ पे आपको रहना पड़ेगा और मेंटली उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। इसी तरीके से लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस हैं, वो कंट्री टू कंट्री मुख्तलिफ हैं। अब जैसे लिविंग कंडीशन में आप ये कह सकते हैं कि कुछ जगहों पे महंगाई बहुत ज़्यादा है, कुछ सस्ते हैं, कुछ में इन्वायरमेंट ऐसा है कि बहुत गर्मी है, कुछ बहुत सर्द हैं। जब आप अपने एक इन्वायरमेंट से निकलते हैं तो बिल्कुल नई सूरत हाल में जाते हैं, तो उसके लिए मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पहले से उसके बारे में मालूमात वगैरह लेके चलते हैं तो फिर आपको वहाँ एडजस्टमेंट में आप मेंटली उसके लिए तैयार होते हैं। फिर बेसिक ह्यूमन एंड लेबर राइट्स, वो राइट्स, लेबर राइट्स और ह्यूमन राइट्स जो कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन